9 सत्रों से हम गुरुकुल शिक्षा पद्धति के बारे में चिंतन कर रहे हैं। गत सत्र में हमने देखा कि आज की शिक्षा पद्धति तो अपेक्षित परिणाम नहीं निकाल रही है। कुछ इधर-उधर का परिवर्तन करते हुए वही शिक्षा पद्धति फिर से चालू है। उससे अगर अपेक्षित परिणाम नहीं निकलते हैं, तो शिक्षा में आमूलाग्र परिवर्तन करने की आवश्यकता अ, होती है। और वही हम गुरुकुल शिक्षा पद्धति के द्वारा करने का प्रयास अ, कर रहे हैं। भविष्य में ऐसे ही शिक्षा पद्धति स्थापित हो। जब कोई भी छात्र 8 वर्ष के बाद गुरुकुल में प्रवेश करता है, तो उसके पूर्व जब वो 8 वर्ष घर में रहता है, तो गृहकुल में उसकी शिक्षा होती है। इसका भी विचार हमने कई पिछले सत्रों में किया। जब छात्र गुरुकुल में प्रवेश करता है, तो उसके 12 वर्ष के आगे की शिक्षा की योजना हमें बनानी होगी। तो उसके गुरुकुल की शिक्षा के पश्चात वह जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेगा, तो गृहस्थाश्रम का दायित्व निभाने योग्य उसकी शिक्षा होने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमें उसके त्रिवर्ग पुरुषार्थ की शिक्षा का विचार भी गुरुकुल में करना होगा। तो स्वाभाविक रूप से त्रिवर्ग पुरुषार्थ सत्य ही जो अपवर्ग पुरुषार्थ तो अनायास ही उसे प्राप्त होगा। हम इसका विचार भी हम राम विद्यापीठ के शिक्षात्मक जो पक्ष है उसमें कर ही रहे हैं। तो जब छात्र गुरु गुरुकुल में 8 वर्ष में आता है, तो कोई भी छात्र हो, तो जो वो जन्म लेता है, तो जन्मगत संस्कार और सामर्थ्य साथ में लेकर ही आता है। कुछ संभावनाएं साथ में लेकर आता है। तो उस सारे संभावनाओं का, उसके सामर्थ्य का विकास का विचार गुरुकुल में करने की आवश्यकता होती है। तो यानी हम एक ऐसा कह सकते हैं कि गुरुकुल का शैक्षिक प्रयोजन समग्र विकास का ही होना है। तो हम सभी जानते हैं कि समग्र विकास माने व्यष्टिगत विकास, समष्टिगत विकास, सृष्टिगत विकास और परमिष्टिगत विकास। पिछले सत्र में हमने व्यष्टिगत विकास के बारे में चर्चा की थी। तो उसको पंचात्मक विकास भी कह सकते हैं या पंचकोशात्मक विकास भी कह सकते हैं। तो ये 5 कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन पांचों कोशों का विकास, संतुलित विकास किस प्रकार हो, इसकी भी चर्चा हमने पिछले सत्र में की थी। अन्नमय कोश यानी शरीर का विकास। तो ये विकास, शरीर कैसा बने, तो लोचपूर्ण होना चाहिए, तितिक्षा युक्त होना चाहिए। इसीलिए सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक विश्राम और निरंतर कार्यता की क्षमता उसमें बढ़े, इसका विचार अन्नमय कोश में किया था। प्राणमय कोश तो हमारी जीवनी शक्ति है। तो इस प्राण जीवनी शक्ति कैसे सशक्त बने, शक्तिशाली बने, इसलिए प्राणायाम का अभ्यास, प्राण को आयाम देने का विचार इस प्राणमय कोश में हमने किया था। मनमय कोश, ये तो आज सबसे बड़ा प्रश्न है। ये क्रुशियल प्रश्न बना हुआ है। तो मन तो बलवान है, चंचल है, उसे नियंत्रण में करना। तो हमारे मराठी में तो कहते हैं कि बहनाबाई की एक कविता है, मन ओढाए ओढाए जैसे उभ्या पिकात है। तो ऐसे इसीलिए यम नियम का अभ्यास, अनुशासन, आज्ञा पालन, सेवा, ये सारे विषयों का विचार मनमय कोश में करना होगा। तो मन को नियंत्रण में करने का अभ्यास, ये मनमय कोश का विषय होगा। विज्ञानमय कोश तो बुद्धि विकास से संबंधित, ये भी विषय आज उलझा हुआ है। कोई भी विषय सहजता से समझता नहीं, उसकी आकलन होता नहीं है। और बुद्धि के जो विशेष लक्षण होते हैं, निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण, संश्लेषण, ये सारे आज लुप्त हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए जब बुद्धि का विकास करना होता है, तो बुद्धि तेजस्वी होनी चाहिए, कुशाग्र होनी चाहिए, विशाल बुद्धि होनी चाहिए। ये सारे बिंदु का विचार भी हमने किया था।
आनंदमय कोश चित्त से संबंधित है। तो चित्त शुद्ध कैसे बने, इसका जन्म जन्मों के संस्कार और इस जन्म के संस्कार चित्त पर चित्त तो संस्कारों की खान है। तो इसे किस प्रकार से शुद्ध किया जाएगा, इसका भी विचार हमने किया था। वास्तविकता में आनंद का कोश है, स्वाभाविक स्वतंत्रता का ये कोश है। ये भी पूरा ये पांचों कोश परस्पर इंडिपेंडेंट है। तो इसका सम्यक विकास का विचार जब छात्र आता है तो करना पड़ेगा। इस प्रकार से पाठ्यक्रम की योजना बनानी होगी। ये हमने देखा। समग्र विकास के एक आयाम का हमने पिछले सत्र में विचार किया था। आज हम आगे के आयाम की चर्चा करेंगे। मैं ताई से अनुरोध करूंगी, ताई आगे का विषय आप प्रस्तुत करें। धन्यवाद। गुरुकुल विषयक चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। आज के चिंतन का विषय होगा समष्टिगत विकास। शिक्षा देनी तो होती है व्यक्ति को ही, परंतु संदर्भ समस्त ब्रह्मांड होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं जी सकता। अपने आप में वह कितना भी सामर्थ्यवान हो तो भी अपना जीवन जीने के लिए उसे अन्य लोगों की, सृष्टि के अन्य पदार्थों की आवश्यकता होती ही है, और इसलिए उसे जीवन जीने के लिए सृष्टि के अन्य घटकों के साथ समायोजन करना ही होता है। ये समायोजन करके जीना उसे अच्छा भी लगता है और उसके लिए यह आवश्यक भी होता है। तो किस किस से समायोजन करना, इस प्रश्न के उत्तर में हमें 3 स्तर दिखाई देते हैं। गत सत्र में तो हमने व्यष्टि के अर्थात व्यक्ति के सभी अंगों का सम्यक विकास, अपने संभावित सामर्थ्य का विकास, उसकी प्राप्ति, ये विषय सुना। अब सर्व सामर्थ्य से उसे समायोजन करने के क्षेत्र कौन से हैं? तो सबसे पहली है समष्टि, उसके बाद है सृष्टि और बाद में है परमेष्ठि। आज हम समष्टिगत विकास का विचार करेंगे। समष्टि अर्थात हमें जो शब्द परिचित हैं वह है समाज। समाज किसे कहते हैं? तो इस विश्व में जितने भी मनुष्य हैं उन मनुष्यों का एकत्र समूह वह समाज है, जो पशुओं से भिन्न है, प्राणियों से भिन्न है, वनस्पति से भिन्न है, महाभूतों से भिन्न है। ऐसी जो मानव सृष्टि है वह समष्टि है। इस संपूर्ण मानव सृष्टि के साथ अथवा मानव समुदाय के साथ व्यक्ति को सामंजस्य, समरसता, समन्वय, समायोजन बिठाना है। यह उसके शिक्षा का प्रमुख संदर्भ है। विश्व भर का मानव समुदाय विभिन्न घटकों में विभाजित हुआ है। जैसे विश्व में जो भी मानव समुदाय है वह विभिन्न देशों में, विभिन्न राष्ट्रों में विभाजित हुआ है, और राष्ट्र राष्ट्र के अनुसार वह भिन्न भिन्न लक्षणों वाला होता है। दूसरा है विभिन्न स्तरों में एक समुदाय, विभिन्न समुदाय होते हैं। जैसे अगर हम हमारे राष्ट्र की बात करें तो वह विभिन्न राज्यों में विभाजित है। विभिन्न भाषा, विभिन्न खान पान, विभिन्न व्यवसाय, विभिन्न वृत्ति प्रवृत्ति आदि रूप में वह एक दूसरे से भिन्न है। ऐसे वर्ग होते हैं
गुजराती लोग मराठी लोगों से कुछ मात्रा में भिन्न होते हैं, असम के लोगों से भिन्न होते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों से भिन्न होते हैं। तो ऐसी प्रांतशः भी लाक्षणिकताएं होती हैं। उसी प्रकार से व्यवसायों में विभाजित होते हैं। ये व्यवसाय भी उनकी वृत्ति, प्रवृत्ति, क्षमता, कुशलता आदि के आधार पर होते हैं। उसी के अनुसार अगर इकाइयां बनाते जाए तो समस्त विश्व के मानव समुदाय की व्यवस्था की लघुतम इकाई यदि कहें तो कुटुंब है। इस कुटुंब को लघुतम इकाई मानने की दृष्टि खास भारतीय दृष्टि है। ये हमें पहले समझना होगा। भारत की कुटुंब संकल्पना या फैमिली संकल्पना नहीं है। विश्व भर में और विशेष रूप से हम पाश्चात्य देशों में कहेंगे तो वहाँ कुटुंब ये समाज व्यवस्था की मूल इकाई नहीं है। वहाँ तो व्यक्ति ही मूल इकाई है और उसके बाद समाज के साथ, विश्व के मानव समुदाय के साथ जितने भी संबंध होते हैं उनका आधार करार होता है। ये समाजशास्त्र सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के आधार पर ही बनता है। भारत में कुटुंब कहेंगे तो वह कुटुंब ये इकाई है, व्यक्ति इकाई नहीं है। इसलिए समष्टि का प्रारंभ कुटुंब से होता है और कुटुंब के सदस्य जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको कुटुंब के सदस्य के नाते अपना विकास करना है। ये संदर्भ में जो विकास की कल्पना है उसका पहला चरण है। अब हम इसे व्यावहारिक स्वरूप में देखेंगे तो एक एक व्यक्ति की पहचान व्यक्ति के रूप में होती है, उसके साथ साथ कुटुंब के सदस्य के रूप में भी होती है। व्यक्ति के नाते कहो तो कोई कहेगा कि मैं पुरुष हूँ, ये व्यक्तिगत पहचान है। कोई कहेगा मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ये भी व्यक्तिगत पहचान है। कोई कहेगा मैं बहुत बलवान हूँ, मेरे शरीर को मैंने बहुत कसा है, मैं हर हुनरी हूँ, मैं सुशील हूँ, गुणवान हूँ, धनवान हूँ, सत्तावान हूँ। ये सब उसकी व्यक्तिगत पहचान है। परंतु इस व्यक्तिगत पहचान का कोई मायने ही नहीं रखता जब तक वह अन्य लोगों के संदर्भ में अपने आप को नहीं देखता। तो दूसरा परिचय होता है हमारा कुटुंबगत परिचय, कौटुंबिक परिचय अथवा पारिवारिक परिचय। उस संदर्भ में यदि हम देखें तो कोई भी एक व्यक्ति, किसी का पति होता है, किसी का पिता होता है, किसी का पुत्र होता है, किसी का भाई होता है, किसी का मामा, चाचा आदि सब होता है। किसी का माने ये सारी जो पहचाने, मैं किसी की पत्नी हूँ, किसी की माता हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की भाभी हूँ, ये हमारी पारिवारिक पहचान है। अब ये पारिवारिक पहचान स्वयं के संदर्भ में नहीं होती, दूसरे के संदर्भ में ही होती है। ये हमको पहले समझना चाहिए। यदि मैं पिता हूं तो वह पुत्र का के संदर्भ में ही होगा, पुत्र पुत्री के संदर्भ में ही होगा। यदि मैं भाई हूं तो दूसरे भाई बहन के संदर्भ में ही होगा। भाई नहीं है, बहन नहीं है तो मैं भाई कहाँ से होऊंगा? मैं पुत्रवधू नहीं है, जमाई नहीं है तो मैं ससुर कैसे होऊंगा? तो जितने भी कौटुंबिक परिचय हैं वे सारे दूसरों के संदर्भ में होते हैं। तो ये कुटुंब हमारा समष्टिगत विकास का पहला पड़ाव है, पहला चरण है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना कुटुंब के हम विश्व मानव भी नहीं बन सकते। बिना कुटुंब के हम राष्ट्रीय पहचान भी नहीं प्राप्त कर सकते। बिना कुटुंब के हम हमारा टिकना ही, रहना ही
व्यावहारिक रूप में असंभव है। हाँ, वैसे कहा जाए तो जन्म लिया है और कुटुंब है ही नहीं, तो अनाथ के रूप में कहीं भी किसी के धर्मादाय संस्था के आश्रय में पल जाएंगे, परंतु वह स्वाभाविक नहीं है। कुटुंब में रहना हमारे लिए स्वाभाविक भी है, अनिवार्य भी है, यदि हमें विकास करना है तो। इसलिए शिक्षा के क्रम में कुटुंबगत विकास इसको प्रथम स्थान देना चाहिए। अब ये व्यावहारिक भी हैं, भावात्मक भी हैं, ज्ञानात्मक भी हैं, कौशलात्मक भी हैं, इन सभी बातों की आवश्यकता उसमें पड़ती है। तो कैसे देखेंगे इसको? आज की समस्या के संदर्भ में देखें तो हम ये पढ़ते अवश्य हैं, बोलते अवश्य हैं, सुनते अवश्य हैं कि भारतीय समाज व्यवस्था की मूल इकाई कुटुंब है, परंतु आज का जीवन यदि हम देखें तो हम कुटुंब की इकाई के रूप में बहुत कम जीते हैं। बहुत कम क्यों? तो मिनिमम पॉसिबल, मिनिमम अनिवार्य हमारा संबंध पति पत्नी के रूप में साथ में रहना, इसको हम अनिवार्य मानते हैं, परंतु पिता पुत्र के नाते साथ में रहना अनिवार्य नहीं मानते। भाई भाई के रूप में साथ में रहना अनिवार्य नहीं मानते। माने जब तक हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक हमारा व्यवसाय शुरू, अर्थार्जन शुरू नहीं हुआ है, विवाह नहीं हुआ है, तब तक तो साथ में रहेंगे, परंतु बाद में साथ में रहना अनिवार्य नहीं मानते। रह सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रह सकते हैं तो रहना ही चाहिए ऐसा नहीं लगता है। कभी कभी तो अब पति पत्नी भी साथ में नहीं रहते। क्यों साथ में नहीं रहते? तो हमारे लिए साथ में रहने से अधिक करियर के रूप में विकास करना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। कमाई का विचार पहले हो जाता है, स्वतंत्रता का विचार पहले हो जाता है, साथ में रहना गौण हो जाता है। ये हमारी मानसिकता बन गई है। इसमें क्या बुराई है ऐसा हमको लगता है। अरे ये तो बहुत व्यावहारिक बात है ऐसा हमको लगता है। अरे किसी का अनम्यूट हुआ है, म्यूट करने की आवश्यकता है। हाँ, जरा म्यूट कर दीजिए। प्रकाश भी आप ही का वो। हाँ, ठीक। तो ये अत्यंत आवश्यक है, एक कुटुंब एक यूनिट बनकर साथ रहे। इसके लिए 2-3-4 बातें हमारे परंपरा में हमारे ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्था बनाकर दी है वह क्या है? तो एक, वंश परंपरा को खंडित नहीं होने देना। अब परंपरा संभालने के लिए हम इस विषय में कोई वाद है ऐसा भी नहीं है, हम मानते हैं इसको कि वंश परंपरा को खंडित नहीं होने देना। इसके लिए करना क्या होता है? तो 2 पीढ़ियों को, 3 पीढ़ियों को, 4 पीढ़ियों को, जितने भी पीढ़ियां अस्तित्व में हैं उनको साथ में रहना और साथ में जीना, ये आवश्यक है, तभी तो परंपरा बनेगी। परंपरा बनती है सबसे पहले विवाह करने से। अब आज हम देखते हैं कि बहुत एडवांस्ड, बहुत मॉडर्न ऐसे लोग, ऐसे युवक युवतियां विशेष रूप से विवाह नहीं करना है ऐसा कहती है। क्यों कहती हैं? क्या झंझट करना, या मेरे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य में कितनी बाधा आएगी, अरे वो कैसे बंधन में रहना पड़ेगा, बच्चे होंगे उनको पालो, फिर उनके लिए हमारी करियर, हमारी स्वतंत्रता, हमारा फिगर, हमारा सौंदर्य, ये सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए नहीं करना।
इसका शास्त्र नहीं जानती, भावना नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती, तो ये प्रवृत्ति तो बढ़ रही है धीरे धीरे। फिर लड़कियां मना करती है, इसलिए लड़कों को विवशता में ही अविवाहित रहना पड़ता है। तो अब कुटुंबगत विकास में सबसे पहला आज के संदर्भ में देखें तो ये मानस बनना होगा कि विवाह करना अनिवार्य है। समाज व्यवस्था यदि सुसंस्कृत, समृद्ध, विकसित, सभ्य ऐसी बनानी है तो विवाह करना अनिवार्य है। भारत में विवाह शास्त्र का बहुत विकास हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ इसके लिए हमको मिलते हैं, और उसको अनेक 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 आयामों में क्यों अनिवार्य है ये भी समझाया गया है। ये मात्र काम पुरुषार्थ की तृप्ति के लिए नहीं है, वह समष्टि की संस्कृति की रक्षा के लिए है। इसलिए तो पहला चरण ये होगा कि हर युवक युवती का मन ऐसा बने निश्चयात्मक कि विवाह तो करना ही है। दूसरा, विवाह करके माता पिता के साथ रहना है। ये हर व्यक्ति को, वृद्ध दंपतियों को भी विचार करना है कि हमें पुत्र पुत्र वधू के साथ रहना है। ये दूसरी आज की समाज की जो समस्या है उसके संदर्भ में ही बात करें तो आजकल पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, दोनों जब वृद्ध होते हैं और सेवानिवृत्त होते हैं तो दोनों को पेंशन मिलती है, और दोनों ही समझते हैं कि हम तो अपने पुत्र वधू से स्वतंत्र रहेंगे। एक पीढ़ी पूर्व ऐसा था कि नए विवाह हुए पति पत्नी ऐसा विचार करते थे कि हम तो माता पिता से स्वतंत्र रहेंगे, और इस दृष्टि से दूसरे गांव में, दूसरे नगर में अर्थार्जन के लिए जाना पड़ा तो जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो ठीक ही है। तो हम माता पिता से स्वतंत्र रहेंगे, ऐसा था। अभी माता पिता सोचते हैं कि हम पुत्र वधू से स्वतंत्र रहेंगे। तो इनके लिए भी ये आवश्यक है कि दो पीढ़ियों का साथ में रहना अनिवार्य है। तो ये मानस निर्माण इस दृष्टि से युवक युवती का भी बनना चाहिए, और प्रौढ़ वानप्रस्थ अवस्था के योग्य ऐसे माता पिता का भी बनना चाहिए। पीढ़ियों का साथ में रहना वंश परंपरा बनाए रखने की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। इसलिए शिक्षा क्रम में कुटुंब के सदस्य कुटुंब में रहें और पीढ़ियां साथ में रहे, इसको महत्व देकर बनना चाहिए। ये शिक्षा क्रम का महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब वंश परंपरा बनाए रखने का महत्व क्या है, ये तो हम कुटुंब शास्त्र का पाठ्यक्रम जब बनेगा तो समझेंगे। परंतु वंश परंपरा बनाए रखने से होता क्या है, ये यदि मुद्दों में हम समझे, केवल मुद्दों में, विस्तार से नहीं, तो कुटुंब में 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। एक, धर्म और संस्कृति की परंपरा की रक्षा कुटुंब में ही होती है। इस दृष्टि से कुल धर्म, कुलाचार, कुल रीति, कुल देवता, उसके अनुसार कुल देवता, कुल संप्रदाय, उसके अनुसार आचार, ये सारा का सारा कुल में ही, माने पीढ़ियां साथ में रहेंगी तभी इसकी परंपरा बनती है और उसकी रक्षा भी होती है। आज क्या हुआ, कुल नाम की वस्तु, कुल नाम का जो घटक है उसकी विस्मृति हो गई है। देश में जाति के नाम से जो आज अस्त व्यस्तता, अनवस्था दिखाई देती है, इतना वाद विवाद दिखाई देता है, तो अनेक पढ़े लिखे लोग
अपनी सरनेम नहीं बताते हैं, केवल एक नाम ही बताते हैं। इसका अर्थ क्या? एक व्यक्ति के नाते ही मेरा अस्तित्व है ये दिखाते हैं, कुल का नहीं होता। इसलिए सरनेम नहीं, जाति नहीं, वर्ण नहीं, कुछ भी नहीं बताते हैं। वो इसका अर्थ है कि हमारे मानस से, हमारी बुद्धि से इसकी विस्मृति हो गई है, हमने इसका त्याग कर दिया है, इसकी उपेक्षा कर दी है। जाति जाति का जो वैमनस्य और वाद विवाद है उसको दूर करना चाहिए। उसके स्थान पर हम जाति को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे शिक्षा क्रम में कुल को महत्व देना क्यों? धर्म और संस्कृति की परंपरा व्यवहार में सुरक्षित रखने का केंद्र कुटुंब ही है। और इसलिए कुल परंपरा के जितने भी आयाम हैं उनको सुरक्षित करने के लिए वंश आवश्यक है। किसी को विवशता के कारण से या किसी विपरीत शरीर स्थिति या ऐसे कारण से बच्चे नहीं होते, ये एक अलग बात है। परंतु बच्चे नहीं चाहिए, ये मानसिकता अत्यंत घातक है। तो विवाह के लिए तैयार होना एक बात, पीढ़ियों को साथ में रहना, इसकी मानसिकता निर्माण करना, इसके व्यावहारिक कारण समझाना, शास्त्रीय कारण समझाना, सांस्कृतिक कार्य का कारण समझाना, ये शिक्षा क्रम का हिस्सा होगा। दूसरा, धर्म और संस्कृति की रक्षा होती है, परंपरा की। इसके साथ साथ कुटुंब में कौशलों की, संपत्ति की, समृद्धि की, व्यवसाय की, कौशलों की, ये भी रक्षा होती है और उसका विकास होता है। अब भारत की व्यवस्था, कुटुंब व्यवस्था में अर्थार्जन ये कुटुंब का विषय था, व्यक्ति का नहीं। तो ये वैद्य का कुटुंब है, ये शिक्षक का कुटुंब है, ये राजा का कुटुंब है, ये बुनकर का कुटुंब है, ये कृषक का कुटुंब है। ऐसे कुटुंब ही व्यवसाय करता था और कुटुंब के सभी सदस्य उस व्यवसाय में सहभागी होते थे और बच्चे जन्म से ही अपना अर्थार्जन तो सुरक्षित है उस स्थिति में ही जन्म लेते थे और अपने आप वो संस्कार के रूप में, वातावरण के रूप में व्यवसाय सीखते ही जाते थे। पैसे का भी खर्च नहीं होता था। तो एक व्यवसाय परंपरा, इसका मतलब है अर्थार्जन, कौशल और ये सारी निर्माण क्षमता और उसके परिणाम स्वरूप समृद्धि, उसकी भी परंपरा बनी रहती है। तो ये परंपरा बनाए रखने के लिए भी कुटुंब के रूप में एक साथ रहना, जीना अनिवार्य माना गया। तीसरी बात है, राष्ट्र को, समाज को, संस्कृति को नई पीढ़ी की आवश्यकता है। नई पीढ़ी के निर्माण की का केंद्र भी कुटुंब ही है, ये तीसरा है। और उस रूप में समाज की, संस्कृति की, राष्ट्र की सेवा करने के का ये जो अवसर है, ये भी कुटुंब में ही प्राप्त होता है। इसलिए कुटुंब व्यवस्था को हमने बनाए रखना चाहिए। इस दृष्टि से कुटुंब के सदस्य के रूप में विकास होना ये समष्टिगत विकास का प्रथम आयाम है। और इस दृष्टि से पहली बात है कर्तव्य पालन सिखाना। कर्तव्य क्या है ये सिखाना और उन कर्तव्यों का पालन कैसे होता है ये सिखाना। तो पहला कर्तव्य क्या प्राप्त होता है? जन्म होता है तो किसी के पुत्र या पुत्री के रूप में ही होता है। तो फिर पितृभक्ति क्या है, मातृभक्ति क्या है, इसके संस्कार देना और उसके लिए काम क्या क्या करना, कृति रूप में वह क्या होगा, तो आज्ञा पालन करना, नियमों का पालन करना, अनुशासन का पालन करना,
धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं, इसे कुटुंब शास्त्र समझना, आगे माता पिता की सेवा करना, और उसके आगे जब विवाह होगा तो कुटुंब परंपरा को कैसे बनाए रखना, कुटुंब के व्यवसाय कैसे सीखना, ये सारा कर्तव्य धर्म है। तो पुत्र पुत्र और पुत्री के रूप में कर्तव्य, भाई और बहन के रूप में कर्तव्य, पिता माता के रूप में कर्तव्य, और पितामह पितामही के रूप में कुटुंब के प्रति कर्तव्य, ये सारा कर्तव्य धर्म कुटुंबगत शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है। और ये सेवा कार्य के माध्यम से, श्रम कार्य के माध्यम से, अनेक प्रकार के गृह संचालन के कामों को सिखाने के माध्यम से ये हर एक व्यक्ति में, कुटुंब के सदस्य में आता है। जैसे कि कुटुंब में कितने काम होते हैं, स्वच्छता करना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, भोजन बनाना, अतिथि सत्कार करना, पूजा पाठ करना, कुल रीति समझना, सामाजिक उत्सवों में कुटुंब का योगदान होना, सामाजिक कार्यों में, समाज सेवा में कुटुंब का योगदान होना, तो कुटुंब के सदस्य के नाते कुटुंब का प्रतिनिधित्व करना, ये सारी बातें कुटुंबगत कर्तव्य धर्म में आता है। उसी में स्त्री और पुरुष के संबंधों की मर्यादा क्या है, ये भी सिखाया जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति का कुटुंब की दृष्टि से देखें तो मूल सूत्र है परदारेषु मातृवत, मातृवत परदारेषु। अपनी पत्नी को छोड़कर समाज की सारी स्त्रियां या तो माता है, या भगिनी है, या पुत्री है। ये भाव विकसित करना सामाजिक स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, ये हम समझ सकते हैं। ये कहाँ विकसित होगा? कुटुंब में ही विकसित होगा। तो स्त्री पुरुष के संबंध को शुद्ध, पवित्र, भावपूर्ण और दक्षतापूर्ण, कर्तव्य परायणता, ये सारा कुटुंब शिक्षा का ही अंग है कि पुरुषों के ओर महिलाओं ने कैसे देखना। तो ये भाई है, पिता है, पुत्र है, इस रूप में ही देखना। इससे जो समाज का पवित्रता का रक्षण होता है, उसके लिए और कोई कानूनों की कानून व्यवस्था, दंड व्यवस्था की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यह बहुत बड़ा कुटुंब धर्म है, यह बहुत बड़ा व्यक्ति का धर्म भी है, परंतु इसको सीखने का केंद्र तो कुटुंब ही है। तो ये जो विकास है इसका फिर हमारे कुल के बारे में जानना, हमारे कुल धर्म के बारे में जानना, हमारी परंपरा के बारे में जानना, संबंधों का शास्त्र क्या है ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वह कुटुंब शिक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज के संदर्भ में तो यह इतना अनिवार्य है कि हम सब कितना भी राष्ट्र कार्य करने के लिए निकले हैं तो भी कुटुंब में कुटुंब के सदस्य के नाते नहीं रहते हैं, व्यक्ति केंद्रीय हमारा कुटुंब हुआ है। इस संदर्भ में तो यह और अधिक अनिवार्य बन जाता है। दूसरा है, कुटुंब का अन्य एक जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है आत्मीयता। कुटुंब का पर्याय ही आत्मीयता है। घर, कुटुंब को घर भी कहा जाता है, तो हम कहते हैं ना घर के जैसा लगता है। भाई मेहमान आए तो हम कहते हैं घर, अपना ही घर मानो। इसका अर्थ क्या है? आत्मीयता। तो भारतीय सामाजिक संबंधों का मूल आधार है आत्मीयता का विकास करना। आत्मीयता के आधार पर ही हिंदू समाज बना है, उसकी रचना बनी है। और
आत्मीयता का जो विकास है वह कुटुंब में ही होता है। इसलिए कुटुंब भावना माने आत्मीयता की भावना। इस कुटुंब भावना का विस्तार ही समाज की अन्य रचनाओं में, व्यवस्थाओं में हमने देखना सिखाया है सभी को। कैसे सिखाया है? तो हम संपूर्ण समाज की अन्न की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले कृषक को जगत का तात ही कहते हैं। पिता के समान वह पोषण करता है। प्रजा पालक राजा को प्रजा का पालक पिता ही कहा है। क्यों? वह सुरक्षा की और अन्न वस्त्र आदि आवश्यकताओं की पूर्ति होती है कि नहीं, उसकी चिंता करता है। सभी लोग अपने अपने व्यवसाय ठीक तरह से कर पाते हैं कि नहीं, इसकी चिंता करता है। इस प्रकार से शिष्य गुरु का मानस पुत्र ही होता है। तो पिता पुत्र का संबंध ये सर्वत्र समाज की सभी व्यवस्थाओं में हम देखते आए हैं, और उनकी ट्रेनिंग, उनका शिक्षण उसी प्रकार से होता है। प्रजा को यदि प्रजावत्सल नहीं हुआ तो वह राजा अच्छा नहीं माना जाता। शिष्य के प्रति वत्सलता नहीं है तो वह गुरु अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए आत्मीयता की भावना का विकास भी कुटुंब में ही होता है, और वह संपूर्ण समाज व्यवस्था का आधार बनता है, टिकने के लिए मूल आधार बनता है। इसी दृष्टि से हमारे सारे व्यवसाय भी विकसित हुए हैं। कृषक अनाज उत्पन्न करता है, वो केवल अपनी आवश्यकता के लिए नहीं करता है, संपूर्ण समाज को अन्न चाहिए इसलिए वो खेती करता है। बुनकर वस्त्र बनाता है, वो केवल अपने लिए नहीं बनाता है, सभी को चाहिए इसलिए बनाता है। एक मोची जूते बनाता है, वो अपने लिए नहीं, समाज के लिए। हम छोटे थे तो जूतों का आविष्कार ऐसा करके एक कथा थी। माने हमें बहुत समझना चाहिए कि हमारे सारे व्यवसायों की रचना किस दृष्टि से हुई है। तो एक राजा था, उस समय जूतों का प्रचलन ही नहीं था, सब लोग खुले पैर ही चलते थे। तो एक बार उसके पैरों में कहीं धूल लग गई, तो वो तो बहुत ही चिढ़ गया, अरे अरे मेरे पैर गंदे हो गए। तो उसकी इतनी चिंता हुई कि उन्होंने तो मंत्रियों को बुलाया, अरे मेरे पैरों को धूल लगी है, धूल ना लगे ऐसा कुछ करो। तो सभी के पैरों में धूल लगती थी, अब ये धूल ना लगे इसलिए क्या करना। तो मंत्री परिषद की बैठक हुई और एक ने उपाय सुझाया कि हम ऐसा करते हैं, सारी धूल झाड़ देते हैं, दूर कर देते हैं। तो फिर झाड़ू लगाओ और धूल को दूर करो। कितने झाड़ू वाले आए, कितने विभिन्न, सर्वत्र झाड़ू से धूल साफ कर रहे हैं, रास्ते साफ कर रहे हैं, भवन साफ कर रहे हैं। तो क्या हुआ, धूल तो एक जगह से उड़ी तो दूसरी जगह पर बैठी, दूसरी जगह से उड़ी तो तीसरी जगह बैठी, और सर्वत्र धूल 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 ऐसे ही हो गया। अब राजा चिढ़ गया, ये क्या बेवकूफी कर रहे हो, ऐसे वो सफाई होती है क्या, ऐसे धूल जाती है क्या। सारे मंत्री हार कर बैठ गए। अब फिर से मंत्रियों ने विचारणा की, मंत्रणा की, और किसी ने उपाय बताया कि ऐसा करते हैं, पानी से धो डालते हैं धूल को, और तभी सब स्वच्छ हो जाएगा और धूल नहीं लगेगी राजा जी के पैरों को। तो आए पखाली आए, चारों ओर पानी छिड़क रहे हैं, धो रहे हैं, और तो क्या हुआ, परिणाम क्या होगा, जहां धूल तो गई नहीं परंतु कीचड़ कीचड़ हो गया और दलदल हो गया, और इधर सब गीला गीला हो गया। पैर धूल से नहीं सने थे तो पानी से सनने लगे और कीचड़ से सनने लगे। फिर राजा चिढ़ गया, ये क्या कर रहे हो, बुद्धि है कि नहीं, कुछ भी नहीं थी ना, बुद्धि का तो प्रदर्शन ही हो रहा था, और क्या क्या प्रयोग कर रहे थे। फिर से सारे बैठे,
और कहा कि ऐसे करो, सारे सारे जमीन को, भूमि को चमड़े से ही ढक दो, तब धूल कैसे लगेगी। और तो शुरू हो गए सारे, तो चमड़ा 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 चमड़े से ढक रहे हैं, मढ़ रहे हैं भूमि को। तो चारों ओर दुर्गंध, इतना चमड़ा भी कहाँ से आएगा, थोड़े पशुओं को मारेंगे इसके लिए। तो चमड़ा कम पड़ने लगा, जब सर्वत्र चमड़ा बिछा है तो दुर्गंध होने लगी। फिर राजा चिढ़ गया, फिर सब निराश होकर, थक कर, हार कर बैठ गए। अब क्या करना, किसी को सूझता नहीं था। तो उसने उतने में एक मनुष्य आया, मैं बताता हूँ, राजा के पैरों को धूल न लगे। तो उसने दो मुलायम चमड़े के दो टुकड़े लिए, गोल ऐसे दो टुकड़े लिए, राजा को कहा कि आपके पैर आगे करो। पैरों को उन चमड़े के टुकड़ों से ढक दिया, लपेट लिया, और उसमें रेशमी सुंदर डोरी से बांध दिया। अब कहा राजा जी को, अब चलो जहां भी जाना है जाओ, आपके पैरों को धूल नहीं लगेगी। ऐसे जूतों का आविष्कार हुआ। राजा ने खुश होकर उसको बहुत पुरस्कार दिया। ऐसे जूतों का आविष्कार हुआ। कहने का तात्पर्य क्या है कि अपने पैरों की रक्षा करने के लिए नहीं, सबके पैरों की रक्षा करने के लिए मोची जूते बनाता है। अर्थात हमारे जितने भी व्यवसाय हैं वो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए निर्माण हुए हैं, अपना पेट भरने के लिए नहीं, अपने अर्थार्जन के लिए नहीं। ये भारतीय दृष्टि है व्यवसाय की, उत्पादन की, वाणिज्य की। वाणिज्य क्यों होता है, जहां उत्पादन नहीं हो रहा है वहां उन चीज वस्तुओं को पहुंचाने के लिए लोग वाणिज्य करते हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं। लेकिन पैसा, अर्थार्जन तो भले ही उसकी साइड प्रोडक्ट हो, माने अस्वाभाविक परिणाम है आदान प्रदान का, वो तो अपने आप होता है और अधिक अच्छी तरह से होता है। अर्थार्जन की चिंता करके व्यवसाय करने लगते हैं तो समाज का भला नहीं होता, उसकी कोई गारंटी ही नहीं है। परंतु समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यदि व्यवसाय किया जाता है तो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है और अपना अर्थार्जन भी होता है, दोनों ही होते हैं। इस दृष्टि से भारत में व्यवसायों का विकास हुआ है और इसको समाज की सेवा के रूप में ही माना है। और इसको कहाँ तक ले गए, इसकी उच्च स्थिति क्या है, तो भगवद गीता में कहा, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, अथवा स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, कि अपने अपने कर्म करो, माने अपने अपने व्यवसाय करके हम समाज रूपी भगवान की ही अर्चना करते हैं। इस भाव से जो अपना व्यवसाय करता है उसे मोक्ष प्राप्ति होती है। अभी प्रस्तावना में कहा था ना, त्रिवर्ग पुरुषार्थ की चिंता करो, मोक्ष पुरुषार्थ तो परिणाम के रूप में अपने आप मिलेगा, अपने आप प्राप्त होगा। अब ये कुटुंब भावना पर ही आधारित है, क्योंकि दूसरों का विचार करो, अपना नहीं। अपना तो विचार, मैं व्यावहारिक रूप में भी, मैं यदि 10 आसपास के लोगों का विचार करती हूँ तो मेरा विचार करने के लिए 10 लोग हैं, तो मुझे मेरी चिंता नहीं करनी पड़ती है। दूसरों की चिंता करो तो अपनी चिंता तो अपने आप हो जाती है। और समाज में अभाव, छीना झपटी, असुरक्षा, अनिश्चितता ये नहीं रहता है। ये इतनी विलक्षण बुद्धिमत्ता है इस प्रकार की समाज रचना करने में। अब इसमें तो अर्थ व्यवसाय, अर्थ पुरुषार्थ भी आ गया। भाव, हाँ, तो ये जो मुद्दा है कि कुटुंब भावना के आधार पर समाज व्यवस्था का
विचार करना है। इसलिए कुटुंबों को सुदृढ़ बनाओ और हर एक व्यक्ति को, हर एक पढ़ने वाले छात्र को तुम्हें कुटुंब का सदस्य होना है, इसकी शिक्षा दो। ये संदर्भ में शिक्षा इसका पहला चरण है और आज की स्थिति में तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जाने अनजाने हम व्यक्ति केंद्रीय जीवन रचना के भोग हो रहे हैं। हमारे मनों में स्वतंत्रता के नाम पर व्यक्ति केंद्रीय जीवन का विकास, ऐसी ही बातें आती है। हाँ, और माता पिता कहते हैं अरे उसके अपना जीवन है, उसके अपनी रुचि है, उसके अपनी स्वतंत्रता है, उसके विकास के आड़े हमें नहीं आना चाहिए, इसलिए वो चाहता है यदि कि बेंगलोर जाकर पढ़ो तो बेंगलोर में भेज दो, यूएस जाकर पढ़ो तो यूएस भेजो, उसे वहां कमाई ज्यादा होती है तो वहां भेजो, वो जाएगा ना। ऐसा करके भी हम व्यक्ति केंद्रीय समाज रचना को ही अधिक पुष्टि देते हैं। ये सारा अगर ठीक करना है, समाज व्यवस्था, संस्कृति की व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था, राष्ट्र जीवन आदि सबको, मैंने 5 बातों का हमने संदर्भ दिया था। सभी को सुख मिलना चाहिए, समृद्धि मिलना चाहिए, संस्कार और संस्कृति मिलनी चाहिए, ज्ञान मिलना चाहिए और शांति मिलनी चाहिए। ये पांचों एक साथ होने चाहिए, एक के अभाव में दूसरा, दूसरे के अभाव में तीसरा, ऐसा नहीं, ये साथ में होना चाहिए। और एक व्यक्ति के लिए नहीं, संपूर्ण राष्ट्र के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए ये पांचों बातें एक साथ उपलब्ध होनी चाहिए, उसी को जीवन विकास कहेंगे। और इसका प्रारंभ कुटुंब को इकाई मानने से ही होगा और कुटुंब के सदस्य के नाते सभी कर्तव्य धर्मों को सिखाने के माध्यम से ही होगा। इसलिए कुटुंब जीवन, कुटुंब की परंपरा और कुटुंब शास्त्र की शिक्षा, ये गुरुकुल की शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा आयाम होगा। और इसलिए गुरुकुल में गुरु पिता है, गुरु की पत्नी है वो गुरु माता है, और पढ़ने वाले सारे छात्र हैं वे गुरु बंधु है। गुरु ही उस कुल का आद्य पिता है। इस दृष्टि से गुरुकुल में जीवन जीना है, इसी दृष्टि से दैनंदिन जीवन के सभी कार्यों की रचना हुई है। तो कुशलताओं का विकास, भावना का विकास और शास्त्रीय ज्ञान का विकास, इस संदर्भ में कुटुंबगत विकास की शिक्षा का गुरुकुल शिक्षा में अत्यंत महत्व है। आज के संदर्भ में तो विशेष, क्योंकि 500 साल पहले, 1000 वर्ष पहले ये सब सिखाने की बातें नहीं होती थी, ये अपने आप व्यवहार में परंपरा से उतरती थी, ये गृहीत माना जाता था। जब से ये व्यक्ति केंद्रीय जीवन रचना हावी होने लगी, तब से हमारा ये कुटुंब केंद्रीय जीवन रचना समाज व्यवस्था ये कठिनाई में पड़ गया है। इसलिए विशेष रूप से हमें इसकी ओर ध्यान देना है। तो गुरुकुल शिक्षा क्रम में कुटुंब के सदस्य बनना सिखाना ये अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हम यही रुकते हैं। इसके आगे अब समुदायगत विकास, ये जो समष्टिगत विकास है उसके 4 चरण हैं। पहला है कुटुंबगत विकास, दूसरा है समुदायगत विकास, तीसरा है राष्ट्रगत विकास और चौथा है विश्वगत विकास। इन्हीं 4 स्तरों में संपूर्ण विश्व के मनुष्यों का वर्गीकरण हुआ है। इसलिए हम एक के बाद एक ये देखेंगे। आज हमने कुटुंब शिक्षा के कुटुंबगत विकास के लिए शिक्षा, इसके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का विचार किया है। इससे अधिक विस्तार से हम इन
इन चिंतन सत्रों में नहीं बात कर सकते। स्वतंत्र रूप से पितामही विद्यापीठ में कुटुंबगत विकास का विषय अधिक आता है, इसलिए हम यहाँ समग्रता में विचार करना है, इसलिए मुद्दों में ही विचार कर रहे हैं। अभी यहाँ रुकती हूँ, समय 5 मिनट अधिक ही हुआ है। शेष सत्र जिज्ञासा समाधान के लिए खुला है। नमस्कार। किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो कृपया हैंड रेज करें। हाँ संतोष जी, संतोष कुमार जी पूछिए आप। नमस्ते ताई, नमस्ते सभी को। जी ताई, नमस्कार ताई मेरा सवाल है जैसे जी जैसे आज के या मैं जब समाजवान होते हैं, नौजवान होते हैं, तो जिम्मेदारियों का बोध नहीं होता है। जैसे जैसे उम्र ढलती है तो लोगों को कुछ चीजें स्पष्ट होती हैं, तो इस चीजों को उस उम्र में, नौजवान में अवस्था में ही जिम्मेदारी बोध हो, वो कहाँ पे कमी रह जाती है परिवार में या फिर व्यक्तिगत तौर पे या समाज के तौर पे, तो ये चीजें हमें समय पे एहसास नहीं होती है कि इन सब चीजों की आवश्यकता, परिवार की आवश्यकता या फिर माता पिता की आवश्यकता है। तो ये सवाल बताइए। हाँ, ये परंपरा से तो होता था कुटुंब में, परंतु 2-3 पीढ़ियों से अब कुटुंबों की दृष्टि, उनकी शिक्षा, ये सब बदलने लगी। तो अब कुटुंबगत विकास अपने बच्चों का करना चाहिए, ऐसा माता पिता का विचार नहीं रहा है। दूसरा, विद्यालय में होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय में ही दिन का बहुत अधिक समय वो विद्यालय में ही बिताता है, वहां भी नहीं होता। गुरु सेवा, विद्यालय सेवा, ये भी नहीं होता। श्रम करना और काम करना, ये भी नहीं होता। तो काम करना नहीं आता, श्रम करना नहीं आता, सेवा करना नहीं होता, तो ये विद्यालय में भी नहीं हो रहा है। युवाओं की शिक्षा जहाँ होती है, ऐसे महाविद्यालयों में जहाँ 16 से 20 वर्ष के छात्र पढ़ रहे हैं, वहाँ ये अनिवार्य विषय होना चाहिए, परंतु वो होता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ये विषय विचार में ही नहीं आता है, वो तो अपने आप हो जाता है। जीवन का विकास किसको कहते हैं, ये नहीं होता। महाविद्यालयों में 16 से 20 वर्ष में, 22 वर्ष में कोई एक विषय की शिक्षा ही महत्वपूर्ण हो जाती है, और उस विषय के शिक्षा के बाद अर्थार्जन कैसे होगा, इसका ही विचार किया जाता है। तो विषय की शिक्षा और परिणाम स्वरूप आर्थिक उपलब्धि, ये इतना महत्वपूर्ण है कि संस्कार, कुटुंब, सामाजिक दायित्व, संस्कृति के प्रति जागरूकता, देशभक्ति, ये सारा तो सिखाया ही नहीं जाता। इसलिए महाविद्यालयीन शिक्षा तो अत्यंत दरिद्र अवस्था में है कि क्या सिखाते हैं। ना उनको व्यायाम करना सिखाते हैं, ना श्रम करना सिखाते हैं, न 4 पैसे कमाना, स्वमान पूर्वक कमाना सिखाते हैं, न संस्कार सिखाते हैं, ना लड़कियों के प्रति या लड़कियों ने लड़कों के प्रति कैसे देखना चाहिए वो सिखाते हैं, ना तुम्हें इसके बाद केवल अर्थार्जन नहीं, तुमको कुटुंब का संचालन भी करना है, गृहस्थ गृहिणी भी बनना है, ये नहीं सिखाया जाता। कहीं पर भी कुछ भी सिखाया जाता ही नहीं है, और जब सिखाया जाता है तो विपरीत है। मानस में, व्यवस्था में, वातावरण में व्यक्ति केंद्रीय जीवन रचना, काम पूर्ति के लिए अर्थार्जन, यही प्रमुख बातें हैं। तो सिखाने की व्यवस्था तो कहीं पर भी नहीं है। घर में होनी चाहिए तो गृहित मानते हैं, हाँ अब आयु हो गई है तो विवाह तो हो ही जाएगा, विवाह हुआ है तो बच्चे तो हो ही जाएंगे, कठिनाई होगी तो डॉक्टर है ही। ऐसा सब करके ना तो घर में विचार होता है, ना महाविद्यालयों में विचार होता है, ना यूनिवर्सिटीज में होता है। तो कोई फोरम ऐसा नहीं है जहां इस पक्ष की आज चिंता होती हो या चिंतन होता हो या व्यवस्था होती हो। इसीलिए तो हमको स्वतंत्र रूप में विशेष महत्व देकर इसका विचार करने का समय आया है।
वो सहज क्रम में नहीं होता है, इसलिए विशेष क्रम में इसका विचार हमें करना है। प्रणाम ताई जी। मेरा जी। कोई प्रश्न नहीं, बट मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। कल मोहन भागवत जी और दत्तात्रेय जी भी थे, और जो जहाँ पे ये कंडक्ट कर रहा था वो वहाँ पे एक स्पीकर ने बोला था कि उनकी जो पोती है वो काफ़ी सालों के बाद आई, ऑलमोस्ट 28 ईयर्स के बाद उनसे मिलने के लिए अमेरिका से। तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुम्हारी शादी हो गई, शादी कब करोगे? तो बोली कि नहीं नहीं, आई एम अनमैरिड, मैं बाद में शादी करूंगी, व्हेन आई विल बी 33। तो उन्होंने कहा जब तुम 33 में शादी करोगी तो बच्चे कब करोगी? तो हंसने लगी। तो बोली उन्होंने कहा कि मतलब तुम हमसे वो हक छीन रही हो जो हमें तुम्हारे बच्चों को सिखाना है। तो वी विल यू विल लूज अस, हम यहाँ से चले जाएंगे, बट तुम सोचो तुम लोग क्या कर रहे हो। ये बस मैं शेयर करना चाहती थी आपसे। ठीक है। तो कहाँ कोई कुछ सिखाता है या पूछता है? जी, आपने सही कहा ताई जी कि स्कूल में ये विद्यालय में ये सिखाना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स भी समझते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी समझते हैं, बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसी के प्रयास तो हमको करना है।